अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज़ प्रोफेसर कामरान सिद्ध प्राचा। हमने अर्ली डेवलपमेंटल प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ था, तो उसमें क्लीवेज पढ़ लिया। अब पढ़ने वाला रह गया गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन ये एक प्रोसेस है जो कि इंतहाई अहम है। इसके बगैर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होती नहीं है। मतलब क्लीवेज के बाद नेक्स्ट जो सेलों की डिफ्रेंशिएशन होती है और सेल अपने अपने जर्म लेयर में जाते हैं, तो ये जो सारा प्रोसेस होता है इसमें इसे गैस्ट्रुलेशन कहा जाता है। हम किसी ऑर्गेनिज़म से स्पेसिफिक ये नहीं पढ़ रहे, हम तमाम ऑर्गेनिज़म में जो तमाम पॉसिबल पैटर्न होते हैं गैस्ट्रुलेशन के, उसे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये एक जनरल टॉपिक है और इंतहाई इम्पॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए जी, द ब्लास्टूला। ब्लास्टूला क्या होता है? जब मरूला बनता है, मल्टीपल वो मतलब सेल्स का एक मैस बनता है ढेर सारे सेलों का, उसे हम मरूला कहते हैं। तो जब मरूला बनता है तो मरूला के बीच में एक सब जर्मिनल कैविटी इस्टेब्लिश होती है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं। और उस ब्लास्टोसील कैविटी के बनने के नतीजे में क्या होता है कि जो मरूला होता है वो ब्लास्टूला में तब्दील हो जाता है। लेकिन ब्लास्टूला में अभी भी सारे के सारे सेल एक जैसे हैं और उन्हें आप ब्लास्टोमर्स ही कहेंगे, ठीक है। और जो लेयर बनेगी कैविटी के ऊपर उसे आप ब्लास्टोडर्म कहेंगे। तो जो ब्लास्टूला होता है दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस सेल, ये कई सेल पर मुश्तमिल होता है। एंड पोजीशन ऑफ विच वर एस्टैब्लिशिंग ड्यूरिंग क्लीवेज, और इन सेलों की जो पोजीशन है वो क्लीवेज के दौरान क्या हुई है, इस्टेब्लिश हुई है। ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन दीज सेल्स आर गिवन न्यू पोजीशन, और गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है कि इन सेलों को नई पोजीशन मिलती है, न्यू नेबर्स, नए नेबर्स मिलते हैं। एंड द मल्टी लेयर्ड बॉडी प्लान ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ इस्टेब्लिश्ड, और जो जानदार का एक मल्टी लेयर्ड बॉडी प्लान होता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म वाला, वो इस्टेब्लिश होता है। The cell that will form the endodermal and mesodermal organs are brought to the inside of the embryo। वो सेल जिन्होंने क्या करना है, एंडोडर्मल और मेसोडर्मल ऑर्गन बनाने हैं। अब एंडोडर्मल ऑर्गन से क्या मुराद है, योर डाइजेस्टिव ट्रैक, योर इन लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, योर किडनी, ठीक है, योर हार्ट, आपके तमाम तरह के जो ऑर्गन सिस्टम है जो बॉडी के अंदर है, ठीक है। उन सारे ऑर्गन्स को बनाने वाले जो सेल्स होते हैं वो मेसोडर्मल और एंडोडर्मल होते हैं। तो एंडोडर्मल और मेसोडर्मल ऑर्गन बनाने वाले सेल्स क्या होंगे, बाहर से ब्लास्टोडर्म से क्या होंगे, अंदर की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। और जो कि बाहर वाले सेल बच जाएंगे वो क्या बनाएंगे, स्किन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की स्किन बनाएंगे, नर्वस सिस्टम बनाएंगे, और स्प्रेड ओवर द सरफेस, और पूरी की पूरी जो एम्ब्रियो की सतह है उस पर क्या होंगे, फैल जाएंगे। द 3 जर्म लेयर आर फॉर्म, 3 लेयर्स बनती हैं। द आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म एंड इंटरस्टिशियल से मुराद एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान इंटरस्टिशियल मेसोडर्म बनती है। वर्स फर्स्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन में ये बनती हैं। देन इन एडिशन द स्टेज इज सेट फॉर द इंट्रैक्शन ऑफ दीज न्यूली प्रोड्यूस्ड पोजिशनड टिश्यूज़। कहते हैं उसके साथ साथ एक स्टेज भी सेट होता है कि ये जो न्यूली फॉर्म्ड लेयर्स हैं या सेल्स हैं, इनकी पोजीशन के इस्टेब्लिश करने के लिए इनमें इंट्रैक्शन होती है। उस इंट्रैक्शन के लिए भी एक स्टेज सेट किया जाता है गैस्ट्रुलेशन में, ठीक है। द गैस्ट्रुलेशन यूजुअली इन्वॉल्व सम कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल टाइप ऑफ मूवमेंट। उसमें कई मूवमेंट होती हैं और उनकी कॉम्बिनेशन होती है। बाज़ एक ही टाइप की मूवमेंट होती है, बाज़ मल्टीपल मूवमेंट होती है। जैसे अगर मैं फ्रॉग की बात करूं तो जस्ट बाहर वाली लेयर जो होती है वो अंदर की तरफ फोल्ड होकर चली जाती है, ठीक है, तो वो एक ही टाइप की है। लेकिन अगर चिक की बात करूं तो उसमें सेल्स भी निकल के मूव कर रहे होते हैं, सरफेस के ऊपर जो लेयर्स होती हैं वो भी मूव कर रही होती हैं। तो मल्टीपल टाइप की मूवमेंट होती है और ये मूवमेंट क्या करवाती हैं, गैस्ट्रुलेशन करवाती हैं, ठीक है। दीज मूवमेंट इन्वॉल्व इंटायर एम्ब्रियो and cell migration in one part of the gastrulating embryo must be intimately coordinated with other movement that are taking place simultaneously। कहते हैं ये जो मूवमेंट होती है वो इन्वॉल्व होती हैं इंटायर एम्ब्रियो, मतलब पूरे के पूरे एम्ब्रियो और उसके सेल की माइग्रेशन में, जो कि एक पार्ट में हो रही होती है गैस्ट्रुलेटिंग एम्ब्रियो में, और ये इंटीमेटली क्या होती है, कोऑर्डिनेट होती है विद अदर मूवमेंट। जो दूसरी मूवमेंट दूसरे पार्ट में हो रही है उनके साथ इसकी क्या होगी, कोऑर्डिनेशन होगी। मतलब जो साथ में साइमल्टेनियसली उसी वक्त में क्या होगी, टेक प्लेस हो रही होंगी। पैटर्न ऑफ गैस्ट्रुलेशन के पैटर्न क्या है? अगर पैटर्न की बात करें तो कुछ बेसिक टाइप के मूवमेंट है जिनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले आ जाता है इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन से क्या मुराद है, द इनफोल्डिंग ऑफ रीजन ऑफ सेल, जो सेल की बाहर वाली लेयर है उसकी क्या होगी, इनफोल्डिंग होगी। मच लाइक द इंटेंडिंग ऑफ अ सॉफ्ट रबर बॉल व्हेन इट इज़ पोक्ड।
कहते हैं जब एक आप रबड़ बॉल को पकड़ें और उसे एक साइड से उंगली से आप दबाएं, उंगली से क्या करें, दबाएं, तो वो रबड़ बॉल या बलून ले लें, उसे दबाएंगे तो एक साइड से वो अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाएगा। जैसे वो अंदर की तरफ धंस रहा है बिल्कुल वैसे ही इन्व्यूलेशन होती है, इन्वेजिनेशन होती है, मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या होती है, इनफोल्ड होती है। जैसे ये आप डायग्राम देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये एक सिंगल लेयर है सेल्स की, और ये सेल्स की सिंगल लेयर यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ क्या हो रही है, फोल्ड हो रही है, बिल्कुल ऐसी जैसे कोई फिंगर रख के दबा रहा है। इस जो प्रोसेस है इसे क्या कहते हैं, इन्वोल्यूशन कहते हैं। ये लेयर अंदर की तरफ फोल्ड होती है, फैलती है, तो फिर मीजोडर्म एंडोडर्म को क्या करती है, बना लेती है। और ये ज़्यादातर सी अर्चन वगैरह में आपको क्या होगी, नज़र आएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इन्व्यूलेशन, द इन टर्निंग ऑफ और इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एक्सपेंडिंग आउटर लेयर सो दैट इट स्प्रेड ओवर द इंटरनल सरफेस ऑफ रिमेनिंग एक्सटर्नल लेयर्स। कहता है कि जो इन टर्निंग होगी या इनवर्ड मूवमेंट होगी एक्सपेंडिंग आउटर लेयर की, जो इस आउटर लेयर फैल रही है वो अंदर की तरफ क्या होगी, टर्न होगी या मूव होगी, और फिर साथ ही अंदर की तरफ मूव होने के बाद जो अंदर वाली सतह है यानी कि इनर लाइनिंग है एम्ब्रियो की, उसके साथ क्या होगी, फैलना शुरू कर देगी। जैसे आप देख सकते हैं ये डायग्राम, मैं जूम करता हूँ, इसे चेक करें। अब ये लेयर एक्सटर्नल लेयर है, ये जो ब्लू वाली नज़र आ रही है, और ये आपको येलोइश ऑरेंज जो नज़र आ रही है वो अंदर की तरफ टर्न करने वाली लेयर है। अब देख सकते हैं ये अंदर की तरफ ऐसे टर्न हुई है और टर्न होकर क्या हो रही है, अंदर वाली जानिब से क्या हो रही है, फैल रही है, यानी कि इनर लाइनिंग से वो फैल रही है, ठीक है। इनर सरफेस को कवर कर देगी, इस तरह आपके पास एक्टोडर्म और क्या बन जाएगी, मेसोडर्म, और ये मज़ीद इसी तरह इन टर्न होगी और मज़ीद आपके पास एंडोडर्म भी क्या होगी, बन जाएगी। इस तरह का काम एम्फीबियन मेसोडर्म में होता है, इसे क्या कहते हैं, इन्व्यूलेशन, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट जी, इन्ग्रेशन। इन्ग्रेशन इज़ द माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल। इसमें पूरी की पूरी लेयर फोल्ड नहीं होती, जस्ट चंद सेल क्या होते हैं, फोल्ड होते हैं फ्रॉम द सरफेस लेयर इनटू द इंटीरियर ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर वाली साइड से, मतलब सरफेस में जो सेल्स होते हैं वो निकल के एक एक सेल करके क्या होते हैं, बाहर की तरफ आ रहे होते हैं। द सेल बिकम मेसेनकाइमल सेल एंड दे सेपरेट फ्रॉम द वन अनदर, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब सेल की दो कैटेगरी ना एम्ब्रियोनिक टिश्यू में हम लेते हैं, एक हम लेते हैं मेसेनकाइमल और एक हम लेते हैं एपिथेलियल। एपिथेलियल हम उन तमाम सेल्स को कहते हैं जो कि आपस में जुड़े हुए होते हैं और लेयर या एक मैस ऑफ सेल बनाते हैं, और मेसेनकाइमल उन सेलों को कहते हैं जो इकट्ठे तो हो सकते हैं बट आपस में अटैच्ड नहीं होते, ठीक है, वो मैस ऑफ सेल बनाएंगे, ठीक है। तो पहले से जो सेल्स होते हैं वो लेयर फॉर्म में होते हैं और फिर वो अपनी सराउंडिंग को डाइजेस्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ जो अटैचमेंट होती है उसे ख़त्म करते हैं और निकल कर क्या होते हैं, अंदर की जानब आना शुरू हो जाते हैं। लाइक ये डायग्राम आप देख सकते हैं, मैं इसे जूम करता हूँ, इसमें आप देखें ये लेयर है सेल्स की, ठीक है, ये पूरी लेयर है, और ये कुछ बीच में से सेल हैं जो इसी लेयर में से निकल रहे हैं। एक्चुअली ये लेयर में अपने साथ वाले सेलों के साथ जुड़े हुए थे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की मदद से, बट इन सेलों ने क्या किया, उन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को डाइजेस्ट किया और अपने आप को आज़ाद कर लिया, और आज़ाद करने के बाद, फ्री करने के बाद दे मूव इनसाइड द एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो के अंदर की जानब मूव करना शुरू हो गए। एंड दीज सेल विल बिकम फ्यूचर एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, ये फ्यूचर के एंडोडर्म और मेसोडर्म और दूसरे तमाम ऑर्गन्स क्या करेंगे, बनाएंगे। दैट इज़ कॉल्ड इन्ग्रेशन, और ये बर्ड वगैरह में होती है, ठीक है, और सी अर्चन वगैरह में भी, ड्रोसोफिला में भी होती है। उसके बाद डीलैमिनेशन। अब इसमें क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है वन सेलुलर शीट की इनटू टू और मोर लेस पैरेलल शीट, एक या एक से ज़्यादा जो पैरेलल शीट है उनसे। और यहाँ पर अगर सेलुलर बेसिस पे बात करें तो ये एक सेल अपनी पहले वाली लेयर से निकल के बाहर आता है, जैसे यहाँ पर नहीं सेल निकल के बाहर आ रहा, इसी तरह यहाँ पर भी सेल निकल के बाहर आएगा, लेकिन वो अलग अलग बिखरेंगे नहीं, वो निकल गए बाहर आते सारी इनर साइड पर एक नई लेयर बनाना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। मतलब वाइल ऑन सेलुलर बेसिस इट रिजेंबल इन्ग्रेशन, द रिजल्ट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू शीट। इन्ग्रेशन में न्यू शीट नहीं बनती, इन्ग्रेशन में मैस ऑफ सेल बनता है, जबकि यहाँ पर क्या होगा, न्यू शीट बनेगी। चेक करें ज़रा, अब इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखें तो ये जो अंदर वाली सेल है ना, ये सेल, ये ऊपर वाली लेयर में से ही बीच में से निकल के आए हैं, जैसे इन्ग्रेशन में निकलते हैं, बट वो निकलने के बाद क्या हुए हैं, फैलने लग पड़े हैं और शीट बना रहे हैं, ना कि मेसेनकाइमल सेल, ये शीट बनाएंगे, ठीक है। और इस तरह इनर जो क्या कहते हैं एंडोडर्म, क्या मेसोडर्म क्या होगी, बन जाएगी। और ये मेमेलियन में और बर्ड वगैरह में ऐसा हो सकता है, ठीक है। बर्ड में इन्ग्रेशन के साथ साथ, मतलब इन्ग्रेशन तो होती है सेलों की, लेकिन वो इनर लाइनिंग में यानी कि मेसोडर्मल प्लेट वगैरह या एंडोडर्म वगैरह साथ ही बनाना क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जी एपिबॉली। एपिबॉली का मतलब होता है सरफेस के ऊपर फैलना, ठीक है ना। एपिबॉली
एपी मतलब सरफेस और उसके ऊपर फैल जाना लेयर का, उसे एपिपोली कहेंगे। दैट इज मूवमेंट ऑफ एपिथेलियल शीट, या एपिथेलियल शीट किया है यूजुअली ऑफ एक्टोडर्मल सेल, ये एक्टोडर्मल सेल के बने होंगे, ठीक है। दैट स्प्रेड एज अ यूनिट, ये एक पूरी इकट्ठी यूनिट की तरह क्या होंगे, फैलेंगे, रेदर दैन इंडिविजुअली, एक एक सेल करके नहीं फैलेंगे, मतलब पूरी की पूरी शीट बजाते खुद क्या हो रही है, फैल रही है, सिंगल सिंगल सेल करके नहीं फैल रही। टू इनक्लोज द डीपर लेयर ऑफ एम्ब्रियो, और जो अंदर वाली लेयर होगी एम्ब्रियो को उसे अपने अंदर पैक कर लेंगे। द एपिपोली कैन अकर बाय द सेल डिवाइडिंग, ये सेल जो डिवाइड हो रहे हैं उनके ज़रिए होगा, एंड बाय द सेल चेंजिंग देयर शेप, और साथ ही सेल क्या करेंगे, इसमें अपनी शेप को भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे। एंड बाय सेवरल लेयर ऑफ सेल्स इंटरकलेटिंग इनटू फ्यू लेयर्स, अब कई जो लेयर हैं सेलों के वो इस तरह क्या करेंगे, एक मतलब एक लेयर के कई सेल्स चंद लेयर्स में क्या करेंगे, इंटरकलेट कर देंगे। ऑफन ऑल थ्री मैकेनिज्म आर यूज्ड, और इसमें बाद का सारे के सारे मैकेनिज्म क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। मतलब सेल डिवाइड भी होते हैं, सेल अपनी चेंज शेप को भी चेंज करते हैं, फैलते हैं, या सेल की जो इनर लेयर होती है वो इंटरकलेट करके आउटर लेयर के में क्या होती है, फैल जाती है, ठीक है। आप ये डायग्राम देख सकते हैं। अब इसमें ये बाहर वाली लेयर है, ये वाली लेयर डिवाइड करके ऐसे फैलती जा रही है अंदर वाली लेयर के ऊपर, ठीक है, ऐसे ये देखें, यहाँ से क्या होगी, ये ऐसे फैलती चली जाएगी। ये एपिपोली उन तमाम में होती है जिनमें लार्जर यॉक हो, जैसे एम्फीबियन है, जैसे बर्ड्स हैं, सी अर्चन है, टिनिकेट्स हैं, इन सब में ये एपिपोली वाला प्रोसेस क्या टेक प्लेस होता है, ठीक है जी। यहाँ तक आपका ये गैस्ट्रुलेशन वाला क्या हो गया, गैस्ट्रुलेशन वाला तब्दील कंप्लीट हो गया। उसके बाद बात करते हैं सेल स्पेसिफिकेशन एंड एक्सिस फॉर्मेशन। अब एक्सिस फॉर्मेशन बेहद ज़रूरी है। एक्सिस से मुराद क्या है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, डॉर्सल टू वेंट्रल एंड लेटरल एक्सिस। ये एक्सिस क्यों ज़रूरी हैं, ताकि कोई भी आर्गन जो उनसे वो अपनी एक्सिस के हिसाब से बने, मतलब मैन्युफैक्चर्ड हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके ब्रेन की बात करूं, दैट इज़ मोस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर ये इंटीरियर पार्ट पे बनता है तो जो बाकी न्यूरल ट्यूब है वो कभी भी ब्रेन को रिपीट नहीं करेगी। इस तरह जो आर्गन इंटीरियर साइड पे बन गया वो पोस्टीरियर पे दोबारा रिपीट नहीं होगा, जो लेफ़्ट साइड पे बन गया वो राइट साइड पे रिपीट नहीं होगा, और जो डॉर्सल साइड पे बन गया वो वेंट्रल साइड पे रिपीट नहीं होगा। और ये सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब एंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सो, वेंट्रल और लेफ़्ट टू राइट एक्सिस क्या हों पहले से इस्टेब्लिश हों। देखिए जी, द सेल फेट आर स्पेसिफाइड बाय सेल सेल सिग्नलिंग और बाय एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न मॉलिक्यूल्स इनटू द पर्टिकुलर सेल। कहते हैं जो सेल का फेट होता है कि उसने क्या बनाना है, वो या तो दूसरे नेबरिंग सेल से जो सिग्नलिंग उसे मिलती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, या जो सेल के साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी स्टोर्ड मटेरियल होता है जो कि अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है ड्यूरिंग क्लीवेज, जिन्हें हम डिटरमिनेंट्स कहते हैं, उनसे इस्टेब्लिश होता है। मतलब फेट किसके हाथ में है, या तो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल के हाथ में, या तो साथ वाला जो सेल कुछ इस चीज़ को केमिकल को सिक्रेट कर रहा है उसके हाथ में। फेट से मुराद क्या है कि कौन सा सेल क्या बनाएगा, मतलब कौन से सेल एक्टोडर्म बनाएंगे, कौन से सेल मेसोडर्म बनाएंगे, कौन से सेल एंडोडर्म बनाएंगे, ये सारे का सारा फेट कहलाता है। और फेट इस्टेब्लिश किस पर होता है, सेल टू सेल सिग्नलिंग पर और एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्न डिटर्मिनिंग मॉलिक्यूल्स पर, ठीक है। These unevenly distributed molecule are usually transcription factor। कहते हैं ये जो unequally distributed molecule है ये ज़्यादातर क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। मतलब साइटोप्लाज्म जो होता है एग का, वो साइटोप्लाज्म वैसे ही नॉन होमोजेनाइज्ड होता है, यानी कि वो इक्वली या होमोजेनेटिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, उसमें कुछ पार्टिकल किसी साइड पे ज़्यादा होते हैं और कुछ पार्टिकल किसी साइड पे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। शुरू में तो एग में ये सारा कुछ होता है, लेकिन जैसे उसकी डिवीजन होती है क्लीवेज के थ्रू तो वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है। तो जिसमें जो जिस तरह के मालिक्यूल जाते हैं वो उस तरह का सेल काम करता है। तो बाद में स्टडी से पता चला कि ये मालिक्यूल हकीकत में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं। जिस सेल में जिस तरह के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जाएंगे उस तरह की जीन को ट्रांसक्रिप्ट करेंगे और उस तरह की प्रोटीन बनाएंगे और उस तरह की कैटेगरी में वो क्या होंगे, मॉडिफाइड हो जाएंगे। इस तरह सेल क्या होंगे, डिफरेंशिएट होंगे। Such asymmetric distribution of pattern molecule being during cleavage and generally follow one of the three mechanism। कहते हैं ये क्लीवेज में ऐसा काम होता है, या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है और तीन मैकेनिज्म क्या होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मतलब कौन सी चीज़ है जो कि अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी केमिकल को। सबसे पहले तो मॉलिक्यूल्स अक्सर क्या होते हैं, बाउंड हो जाते हैं टू द एग साइटोस्केलेटन, यानी कि स्पिंडल फाइबर्स कर लें, माइक्रोट्यूब्यूल्स कर लें, उनके साथ जुड़ते हैं। तो जब वो स्पिंडल फाइबर अपोजिट पोल पे वापस रिट्रैक्ट होते हैं तो उनके साथ ये मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं, चले जाते हैं। और नंबर 2 पर मॉलिक्यूल आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड अलॉन्ग द साइटोस्केलेटन। और बाद का जो साइटोस्केलेटन होते हैं जैसे माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो खुद मॉलिक्यूल को पकड़ते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स खुद पकड़ते हैं और खुद पकड़ के अपोजिट साइड पर आगे पीछे उन्हें क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं।
दीज मालिक्यूल बिकम एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक सेंट्रोसोम। कहता है बाद कर ये स्पेसिफिक सेंट्रोसोम के साथ क्या होता है, मालिक्यूल जुड़ जाते हैं, और जब सिस्टर मतलब सेंट्रोसोम्स वन ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ मतलब वो आते हैं सेंट्रोमियरसोम्स, तो वो क्या होते हैं उसके साथ कह लें कि मूव करते हैं, माइटोटिक सिस्टर सेल जो होते हैं बनते हैं, उनके साथ ये सेपरेट हो जाते हैं। मतलब देखो ना, जब भी माइटोसिस होगी तो पहले सेंट्रोसोम डुप्लीकेट होते हैं, उनके ऊपर ये मालिक्यूल जुड़ जाते हैं, वो अपोजिट पोल पे जाते हैं, और उन सेलों में क्या होती है, माइटोसिस। तो नतीजे में माइटोसिस के नतीजे में जो नए सेल्स बनते हैं वो सिस्टर सेल्स होते हैं। वाई? बिकॉज दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, और जो मालिक्यूल जिस तरह के सेंट्रोसोम पे जुड़ा होता है वो उसमें चला जाता है। तो न्यूक्लियस तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट साइटोप्लाज्मिक मटेरियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, और वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सेल फेट एंड एक्सिस फॉर्मेशन। वंस एसिमेट्री हैज़ बीन एस्टैब्लिश, कहते हैं एक दफ़ा एसिमेट्री होगी यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी मालिक्यूल की, द वन सेल कैन स्पेसिफाई अ नेबरिंग सेल बाय पेनेक्राइन और जस्टाक्राइन इंट्रैक्शन एट द सेल सरफेस। कहते हैं कि जो एक सेल स्पेसिफाइड हो गया वो अपने साथ वाले सेल को अपनी तरह का कर सकता है। कैसे? कुछ केमिकल क्रिएट करेगा, उस सेल को देगा और उसे भी अपनी तरह का करके अपने साथ क्या करेगा, मिला लेगा। ठीक है जी। एम्ब्रियो एक्सिस फॉर्मेशन, एम्ब्रियो मस्ट डेवलप द थ्री क्रूशियल एक्सिस, उसे तीन एक्सिस बनाने चाहिए। नंबर 1 एंटीरियर टू पोस्टीरियर एक्सिस, डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस एंड लेफ्ट राइट एक्सिस। ठीक है। द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस इज़ द लीनियर एक्सटेंडिंग फ्रॉम लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम हेड टू द टेल, ये हेड से शुरू होकर टेल तक आता है, और माउथ टू द एनस, दोज ऑर्गेनिज्म विच लैक हेड और टेल, जिनमें हेड और टेल नहीं होते उनमें माउथ टू एनस बात कर रहे हैं, तो ये एंटीरियर टू पोस्टीरियर एक्सिस होगा। एंड डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस, डॉर्सल एक्सिस ये एक मतलब लाइन है जो कि आपकी बैक से, जिसे डॉर्सम कहते हैं, टू बैली जिसे वेंट्रम कहते हैं तक जाती है, तो इसे डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। तो याद रखें आपकी बैक वो है जो पीछे जिसके रीढ़ की हड्डी है, और आपकी वेंट्रल साइड आपकी बैली है। ठीक है। तो आपकी जो मतलब जो डॉर्सल साइड है उससे वेंट्रल साइड तक आएँ तो ये डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस कहेंगे। मतलब आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, वो कहाँ पर मौजूद है, आपके डॉर्सल साइड पर, और आपकी जो नेवल है वो कहाँ पर मौजूद है, आपके वेंट्रल साइड पर। तो जो ऑर्गन डॉर्सल पे है वो वेंट्रल पर रिपीट नहीं होते। फिर लेफ्ट टू राइट एक्सिस लाइन बिटवीन टू लेटरल साइड, आपकी बॉडी की लेटरल साइड मतलब आपकी बॉडी के दाएं और बाएं जानब, उसके दरमियान में जो लाइन होती है वो क्या होती है, लेफ्ट टू राइट एक्सिस हैं। ठीक है। दे मे लुक सिमेट्रिकल, ये लुक सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल लगते हैं। दे रिकॉल द मोस्ट ऑफ अस दैट हार्ट एंड लीवर आर इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी ओनली। कहता है कि अगर इसमें अगर याद रखें तो हमें ज़्यादा से में ऐसा होता है जो हार्ट है और जो लीवर है वो हमारी लेफ़्ट साइड पर होता है। ठीक है। जबकि राइट साइड पर हम बात करें तो हमारे लंग्स का लार्जर लोब होता है और लेफ़्ट साइड पर स्मॉलर लंग्स होता है। ठीक है। तो ये मतलब एक्सिस स्पेसिफिकेशन ही शो कर रहे हैं। सो सम हाउ एम्ब्रियो नो दैट सम ऑर्गन बिलोंग टू वन साइड, द अदर ऑर्गन गो ऑन द अदर साइड। कहता है तो लिहाजा एम्ब्रियो को पता होता है कि कुछ ऑर्गन एक साइड पर हैं तो दूसरे ऑर्गन दूसरी साइड पर हैं, यानी कि कुछ ऑर्गन अगर एंटीरियर हैं तो कुछ पोस्टीरियर हैं, कुछ लेफ़्ट हैं तो कुछ राइट होंगे। ठीक है। ये सिलसिला क्या होगा, एम्ब्रियो कंट्रोल करेगा। अच्छा अब देखें ज़रा एक्सिस के बारे में आपको क्लियर कर दूं। ये एक फ़िश है, तो फ़िश की ये जो अपर एरिया है दैट इज़ डॉर्सल एरिया, और जो ये नीचे वाला एरिया है वो क्या है, उसका वेंट्रल एरिया। तो ये जो आपको कट नज़र आ रहा है, ये जो उनसी लाइन प्लेट सी नज़र आ रही है, ये प्लेट शो कर रही है किसको, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस को। किसको, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस को। इसी तरह ये प्लेट जो सी है वो एंटीरियर रीजन पर भी है, तो एंटीरियर से पोस्टीरियर यानी कि टेल तक, माउथ से टेल तक आपका इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है। और इसी तरह ये लाइन यहाँ से हॉरिजेंटली भी चल रही है, यानी कि राइट से कहाँ पर है, लेफ़्ट पे, तो ये लैटरल एक्सिस होगा। अब इस मछली को बीच में से ज़रा उसका क्रॉस सेक्शन काट के देखें तो ये देखिएगा ज़रा, इधर आपको जहाँ पर ये रीढ़ की हड्डी वगैरह मौजूद है वो उसका डॉर्सल है, और जहाँ पर उसका पेट वगैरह मौजूद है वो उसका क्या है, वेंट्रल है। ठीक है। इसी तरह ये इसका राइट और ये इसका क्या होगा, लेफ़्ट होगा। तो इसे एक्सिस कहते हैं, बॉडी एक्सिस, जिसके अकॉर्डिंग ऑर्गन्स क्या होते हैं, इस्टेब्लिश होते हैं। ठीक है। अगर स्टूडेंट्स में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट वगैरह में बता सकते हैं, और वैसे भी डिस्कस कर सकते हैं मेल वगैरह के थ्रू। ठीक है। तो इसे को आप गौर से सुने, तो इस तरह आपका ये अर्ली डेवलपमेंटल प्रोसेस क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। और ये जो चैनल है इसे ज़रा शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि ये आगे से आगे बढ़े। थैंक यू जी।